किटी पार्टी का इस बार थीम था वन पीस। पार्टी महिमा के घर थी। महिमा ठहरी, खूब आधुनिक, स्लिम, स्मार्ट, नए नए थीम उसे ही सूझते थे। पिछली किटी पार्टी में अमृता के घर थी। वही महिमा ने कह दिया था, मेरी पार्टी का थीम वन पीस है। इस पर गोल मटोल पूर्वा ने तुरंत कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों सोसाइटी में हमारा कार्टून बनवाना चाहती है? ये उम्र है क्या हमारी वन पीस पहनने की? अपनी बात पर अड़े रहने वाली थोड़ी सी जिद्दी महिमा ने कहा, जो नहीं पहनेगा वो फाइन देगा। पूर्वा ने घूरा, कितना फाइन लेगी? 500 रुपये ना, ले लेना। नहीं, 500 रुपये नहीं, कुछ और पनिशमेंट दूंगी। दोनों की बातें सुनती हुई आरती ने प्यार से कहा, महिमा प्लीज़ वन पीस मत रख, कोई और थीम रख ले। क्यों हमारा मजाक बनवाने पर तुली हो? नहीं, सब वन पीस पहन कर आएंगे बस। स्नेहल, अमृता, निकिता, वनीता, सुमन, कविता सब अपना अपना प्रोग्राम बनाने लगी। स्नेहल ने कहा, ठीक है, जिद्दी तो तू है ही, पर इतना तो सोच। महिमा, मेरे सास ससुर भी हैं घर पर, पति को तो मैं पटा लूँगी, उनके साथ तो बाहर घूमने जाने पर पहन लेती हूँ। सासू माँ को तो कभी पता ही नहीं चला, पर उनके सामने घर से ही वन पीस पहनकर कैसे निकलूँगी? तो ले आना, आकर मेरे घर तैयार हो जाना, इतना तो कर ही सकती हो ना? महिमा ने सलाह दी। हाँ, ये ठीक है। वनीता, अमृता, निकिता को कोई परेशानी नहीं थी। उनके पास इस तरह की कई ड्रेसेस थी, वे खुश थी। रीता, सुमन और कविता ने भी अपनी अपनी मुश्किलें बताई। हमारे पास तो ऐसी ड्रेसेस है ही नहीं, नई खरीदनी पड़ेगी। महिमा, तो क्या हुआ, खरीद लेना, इस तरह के अपने प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं। वे भी तैयार हो गई। आरती की मनोव्यथा कुछ अलग ही थी। बोली, क्या करूं? मेरे पति राजीव को तो हर मॉडर्न ड्रेस भाती है, पर मेरे जवान बच्चे कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करने लगे हैं मेरे पहनावे पर। क्या करूं? वे तो पहनने ही नहीं देंगे। तो तू भी मेरे घर आकर तैयार हो जाना। आरती ने मन महसूस कर हाँ तो कर दी थी, पर इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान वही थी। महिमा की किट्टी का दिन पास आ रहा था। आरती सबके साथ डिनर कर रही थी। वो कुछ चुप सी थी, तो उसकी 20 वर्षीय बेटी अदिति और 18 वर्षीय बेटे ईशान ने टोका, मॉम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कहकर आरती ने ठंडी सांस भरी। राजीव ने भी कहा, भाई कुछ तो बोलो, हमें कहाँ इतनी शांति में खाना खाने की आदत है। आरती ने घूरा तो तीनों हंस पड़े। आरती फिर बोल ही पड़ी, अगले हफ्ते महिमा के घर हमारी किटी पार्टी है। वाह, अदिति चहकी। महिमा आंटी तो नए नए थीम रखती है ना मॉम, इस बार क्या थीम है? आरती ने धीरे से बताया, वन पीस ड्रेस। क्या? ईशान को जैसे करंट सा लगा। राजीव को तो भी झूठी खांसी आई। ईशान ने कहा, नहीं मॉम, आप मत पहनना। क्यों? आदिति ने कहा, हर चीज़ की एक उम्र होती है ना मॉम। महिमा आंटी पर तो सब कुछ चलता है, आप पर सूट नहीं करेगी, और फिर हमें आपको ऐसे कपड़ों में देखने की आदत भी नहीं है ना मॉम, आप साड़ी ही पहनना। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी ब्लैक ड्रेस ट्राई कर ही लूँ। ईशान चिढ़कर बोला, नो मॉम, बिल्कुल नहीं, वह घुटनों तक की दीदी की ड्रेस आप कैसे पहन सकती हैं? दीदी भी पहनती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात पर अदिति ने उसे बुरी तरह घुड़का, छोटे हो, छोटे ही तरह बात करो। राजीव मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे थे। आरती ने कहा, आप क्यों चुप हैं? आप भी कुछ बोल ही दीजिए। तुम सबकी बातें सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वन पीस पर कब फैसला होगा उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। राजीव कहकर हंसे। काफ़ी देर तक वन पीस थीम पर बहस होती रही। अगले दिन अदिति और ईशान कॉलेज और राजीव ऑफिस चले गए। मेड के काम कर जाने के बाद आरती अब घर में अकेली थी। उसने आराम से अदिति की अलमारी खोली। बेतरतीब कपड़े रखने की अदिति की आदत पर आरती को हमेशा की तरह गुस्सा आया था, पर इस समय गुस्सा करने का समय नहीं था। उसने अदिति की ब्लैक ड्रेस खोजनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वह उसे मुड़ी तुड़ी हालत में मिली। ड्रेस हाथ में लेते ही वह मुस्कुराई। उसने गुनगुनाते हुए उसे प्रेस किया और फिर पहनकर ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को निहारा तो खुशी से चेहरा चमक उठा। घुटनों तक की इस स्लीवलेस ड्रेस में वह बहुत अच्छी लग रही थी। वाह, शरीर भी उतना नहीं फैला है
देखकर उसे खुशी हुई कि बेटी की ड्रेस उसे इस उम्र में बिल्कुल फिट आ रही है। ये कितनी खुशी की बात है। ये कोई औरत ही समझ सकती है। याद आया, अदिति पहनती है तो उस पर थोड़ी ढीली लगती है। ये एकदम फिट थी उसे। वाह, सुबह शाम की सैर का ये फ़ायदा तो हुआ। अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट होकर उसका मन खिल उठा था। हाँ, वह किट्टी में अच्छी लगेगी। थोड़ी टाइट तो हो रही है पर चलेगा। उसे कौन सा रैंप पर चलना है। अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करके लौट आएगी हमेशा की तरह। बेकार में दोनों बच्चे इतना टोक रहे थे। ठीक है, घर में किसी को बताऊंगी नहीं। उसने महिमा को फ़ोन किया। महिमा, मैं भी तुम्हारे घर थोड़ा पहले आ जाऊंगी, वही बदल लूँगी कपड़े। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। किटी पार्टी वाले दिन राजीव, ईशान और अदिति के साथ नाश्ता करते हुए आरती मन ही मन बहुत उत्साहित थी। उसका चेहरा चमक रहा था। ईशान ने पूछा, मॉम, आज आपकी किटी पार्टी है ना? हाँ। फिर आप क्या पहनोगी? साड़ी। राजीव ने पूछा, कौन सी? पिंक वाली जो पिछले महीने खरीदी थी। हाँ मॉम, आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, अदिति ने कहा। ईशान फिर कहने लगा, आप कितनी अच्छी हो मॉम, हमारी सारी बातें मान जाती हो। वो वन पीस वाला ड्रामा बाकी आंटियों को करने दो, आप बेस्ट हो मॉम। आरती ने मन ही मन कहा कि तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए पता है मुझे। सारे नियम मेरे लिए हैं, मुझ पर ही रोब चलता है सबका। मन ही मन आरती मुस्कुराकर रह गई। किटी पार्टी का टाइम 4 बजे का रहता था। सब घर वापस 7:30 बजे तक आते थे। आरती ने सोचा कि इन लोगों को तो खबर नहीं लगेगी कि आज मैंने क्या पहना है। घर से पिंक साड़ी ही पहनकर जाऊंगी, वापस भी साड़ी में ही आऊंगी। आरती इतनी उत्साहित थी कि वह 3 बजे ही महिमा के घर पहुंच गई। वह फटाफट अदिति की ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। महिमा तो खुद भी एक स्टाइलिश सी छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार थी। उस पर इस तरह के कपड़े लगते भी थे, बहुत अच्छे थे। महिमा ने आरती को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, वाह आरती, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। आरती को अच्छा लगा, बोली, पर थोड़ी टाइट है ना? तो क्या हुआ, सब चलता है। अभी सबको देखना, आज बहुत मज़ा आने वाला है। अदिति की महिमा के घर भी इस समय कोई नहीं था। तभी वनीता भी आ गई। उसने भी कपड़े वहीं बदले। धीरे धीरे पूरा ग्रुप आ गया। अमृता, निकिता, सुमन घर से ही तैयार होकर आई थी। सब एक दूसरे की तारीफ करते रहे। फिर जबरदस्त फ़ोटो सेशन हुआ। खूब फ़ोटो खींचे गए। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ। गेम्स हुए। फिर सबने स्नैक्स का मज़ा लिया। महिमा अच्छी कुक थी, उसने खूब सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। सबने हमेशा की तरह खूब एंजॉय किया। पूरा ग्रुप 40-45 के आसपास की उम्र का था। 7:30 बज गए तो सब जाने की तैयारी करने लगे। सबने हंसते हुए घर जाने के लिए कपड़े पहने। इस बात पर खूब हंसी मजाक हुआ। सुमन ने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता ना कि आज हमने बच्चों की तरह झूठ बोलकर यहाँ कपड़े बदले हैं। अब सीधे सच्चे मासूम सी शक्ल लेकर घर चले जाएंगे। इस बात पर सब खूब हंसी। सब एक ही कॉलोनी में रहती थी। आरती जब घर पहुंची तो तीनों आ चुके थे। 8 बज रहे थे। सबके पास घर की एक एक चाबी रहती थी। आरती ने जब डोरबेल बजाई तो ईशान ने दरवाज़ा खोला। आपकी पार्टी कैसी रही मॉम? बहुत अच्छी, ईशान मुस्कुरा रहा था। आदिति ने हंसते हुए कहा, मॉम, आप साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक्स, आरती ने कहा तो सोफे पर बैठे मुस्कुराते हुए राजीव ने कहा, और कैसी रही पार्टी? बहुत अच्छी। भूख लगी होगी तुम लोगों को? नहीं, अभी अदिति ने चाय पिलाई है, हम तीनों ने कुछ नाश्ता भी कर लिया है। आओ बैठो ना, अच्छी लग रही हो साड़ी में। राजीव मुस्कुराए तो आरती को कुछ महसूस हुआ। सालों का साथ था, इतना तो पति को पहचानती ही थी कि मुस्कुराहट में कुछ तो खास है। फिर उसने बच्चों पर नजर डाली। उन दोनों के चेहरों पर भी प्यारी शरारत भरी हंसी थी। वे तीनों आसपास ही सोफे पर बैठे थे। उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर आरती ने तीनों को बारी बारी से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? राजीव ने कहा, तुम्हें देखकर। क्यों, मुझे क्या हुआ? तीनों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा। फिर आंखों ही आंखों में कुछ तय करते हुए राजीव ने कहा, कैसी लग रही थी तुम्हारी सहेलियां वन पीस में? अच्छी लग रही थी। तुम भी तो अच्छी लग रही थी।
आरती मुस्कुराई तो राजीव ने आगे कहा, वन पीस में, अदिति की ब्लैक ड्रेस में। आरती को झटका लगा, क्या? मैं तो साड़ी पहनकर बैठी हूँ ना तुम्हारे सामने। हाँ, पर वहाँ वन पीस में अच्छी लग रही थी, पहनती रहना। कहकर राजीव हंसे तो आरती को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह तो आज अपनी ड्रेस भी वहीं छोड़कर आई थी कि कहीं कोई देख ना ले, बाद में ले आएगी। राजीव बोले, अपने फ़ोन में जल्दी से फेसबुक देख लो। आरती ने पर्स से फ़ोन निकाला, फेसबुक देखा। फेसबुक पर फ़ोटो डालने की शौकीन महिमा सबके घर से निकलते ही किटी पार्टी की फ़ोटो फेसबुक पर डालकर आरती को टैग कर चुकी थी। आरती के घर आने से पहले ही राजीव, ईशान और अदिति, जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में थे ही, सब फ़ोटोज़ देख चुके थे और लाइक करने के बाद अच्छे कमेंट्स भी कर चुके थे। इतना कुछ हो चुका था, पर अब कुछ भी बाकी नहीं था। आरती का चेहरा देखने लायक था। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी कि फेसबुक ने तो सारी पोल ही खोल दी। मधु को आवाज देते हुए निखिल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अनीता को वहां बैठा देख उसके होश उड़ गए थे। अनीता माँ और पिताजी के साथ बैठकर ऐसी बातें कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। निखिल की आंखें मधु को ढूंढ रही थी। मधु वहां नजर नहीं आ रही थी। निखिल ने गुस्से से अनीता से पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? अनीता ने कहा, बहुत दिन हुए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके दफ्तर गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। दफ्तर से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। अनीता की बातों से निखिल का गुस्सा और तेज हो गया। विदेश जाने की बात वह खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवाकर वह यह खुशखबरी देगा, ऐसा सोचकर निखिल ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो गई थी। अनीता का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह ऐसा कर सकती है, इस बात का निखिल को ज़रा भी अंदाज़ा ना था। इससे पहले कि निखिल अनीता को वहाँ से चले जाने के लिए कहता, मधु चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने निखिल से कहा, अरे आपने अनीता जी के बारे में कभी बताया नहीं कि आपके पुराने दफ्तर में आपकी सहायक थी। निखिल समझ गया था कि अनीता ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने मधु से कहा, हाँ कभी मौका ही नहीं मिला, परंतु तुम ये सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। मधु ने कहा, मुंह मीठा? किस खुशी में? निखिल ने कहा, बताता हूँ। उसने माँ व पिताजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। मधु ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है और आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। पिताजी ने निखिल से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? निखिल ने कहा, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहाँ भेजा जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता वापस आना नहीं होगा। माँ जी ने कहा, ऐसी बात है तो बहू और रिया भी तेरे साथ जाएंगी। इतने दिन ये तेरे बिना कैसे रहेंगी? अनीता ये सब सुनकर अंदर अंदर बेचैन हो रही थी। मधु ने सबको टोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अनीता जी पहली बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। मधु ने ऐसा कहा तो अनीता जाने के लिए उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं फिर कभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर होगी। मधु ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया और कहा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, निखिल आपको घर छोड़ आएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद मधु के कहने पर निखिल अनीता को छोड़ने चला गया था। अनीता के जाते ही माँ जी ने मधु से कहा, बहू मुझे यह अनीता कुछ ठीक नहीं लगती। देखा नहीं तुमने निखिल से कैसे बातें कर रही थी? मधु ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दोनों ने काफ़ी समय साथ में काम किया है, इसीलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन ही जाता है। माँ जी ने मधु से कहा, तुझे आज तक किसी में कोई बुराई दिखी है जो इस अनीता में दिखेगी? अनीता को घर छोड़कर आने के बाद निखिल थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। मधु खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा निखिल अपने कमरे की दीवार पर लगी मधु और रिया की
तस्वीर को बड़े ध्यान से निहार रहा था। मधु ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। निखिल ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उससे पूछा, मधु सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मधु ने हंसते हुए कहा, नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए ही यह सवाल बार बार पूछते हैं। अब चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मधु के जाने के बाद निखिल सोचने लगा, मधु मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को मधु स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा कि उसके विश्वास की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा पता नहीं। थोड़ी देर बाद निखिल फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गया। उसने मधु से पूछा, तुमने खाना खाया? मधु ने कहा, 16 वर्षों में आपको खिलाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूंगी। उसने खाने की थाली परोस कर निखिल के सामने रख दी थी। थाली देखकर निखिल ने कहा, अरे वाह, मेरे पसंद की चावल की खीर और पूरी, पर किस खुशी में? मधु ने कहा, आपकी सफलता की खुशी में। विदेश जाकर काम करने का सपना आप कितने सालों से देख रहे थे। निखिल ने मधु से कहा, तुम सच में मुझे कितने अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना जैसे तुम्हारी आदत बन गई है। न जाने क्यों, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सच में बहुत ही खास हो मधु। तुमने सही माने में मेरी ज़िंदगी को रोशन किया है। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए, अपनी तारीफों से ही मेरा पेट भरने का इरादा है क्या? निखिल ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी थाली परोसता हूँ। मधु ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और पिताजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठोली को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन निखिल दफ्तर से लौटा तो उसने देखा घर में माँ, पिताजी और मधु के बीच में बहस छिड़ी थी। निखिल की इच्छा थी कि मधु और रिया भी उसके साथ विदेश जाए और निखिल की इच्छा देखकर माँ पिताजी भी इस बात के लिए जिद किए बैठे थे, पर मधु ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। निखिल ने प्रस्ताव रखा था कि माँ पिताजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ पिताजी को भी इस बात से कोई ऐतराज न था, पर मधु ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए निखिल से कहा था कि इस उम्र में माँ पिताजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। पिताजी की तबीयत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। रिया की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है और आपके वापस लौटने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, इसलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और रिया यहीं रहेंगे माँ पिताजी के साथ, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर मधु ने सबको चुप करवा दिया था। माँ पिताजी मन ही मन सोचकर खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में मधु जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही पुण्य होगा। निखिल के जाने का समय नज़दीक आ रहा था। मधु उसके जाने की तैयारी में जुटी ही थी कि निखिल के साथ रखने के लिए उसने बहुत सा नाश्ता घर पर ही बनाकर तैयार कर दिया था और बार बार निखिल से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहती है। देखते ही देखते निखिल के जाने का दिन आ गया था। निखिल ने माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया, रिया को गले से लगाया और मधु से अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा और उसकी चिंता न करने की हिदायत भी दी। निखिल के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। रिया भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ पिताजी का मन भी बहुत उदास था। बुढ़ापे में बेटे को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए दिल पर पत्थर रखने जैसा होता है। दुख तो मधु को भी था। शादी के इतने सालों में यह पहला मौका था जब वह निखिल से इतने समय के लिए दूर हुई थी। माँ पिताजी का सोचकर उसने निखिल के साथ जाने से इनकार तो कर दिया था, पर अपनी पीड़ा वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर का माहौल ठीक करने के लिए मधु ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मुंह थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन निखिल का फ़ोन भी आ गया था। वह खैरियत से पहुंच गया था। माँ पिताजी को तसल्ली हो गई थी। निखिल के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन मधु को एक फ़ोन आया और वह किसी को बिना कुछ बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। मधु को घर से गए काफ़ी समय बीत चुका था। पिताजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। मधु घर आ चुकी थी। पिताजी ने उसके अंदर आने की भी प्रतीक्षा नहीं की थी और उससे पूछा, कहाँ चली गई थी?
बेटा, चिंता के कारण तेरी सास का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पिताजी। मधु बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बनाकर जाऊंगी, आप लोग खा लेना। रिया को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने पास बिठाकर उससे बोली, क्या बात है बेटी, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे का रंगत उड़ा दिया है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटी, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। मधु ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का ना तो कोई अंत होता है और ना ही उनका कोई हल होता है। वे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती हैं। रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। अपने कमरे में आकर मधु लेट गई थी, पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था यह किसी को नहीं पता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने के पहले वह माँ पिताजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरे पीछे अगर निखिल का फ़ोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा। मधु के जाने के बाद माँ पिताजी सोच रहे थे, इतने सालों में मधु को कभी इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो मधु किसी को नहीं बताना चाहती थी। रात को मधु घर लौटी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ 10-11 साल का एक लड़का भी था। माँ जी ने उसको देखते ही मधु से सवाल किया, ये किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही ऐसे लगा मानो निखिल का बचपन लौट आया है। माँ जी के इन शब्दों ने मधु के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, यह अभिषेक है, मेरी ही एक बहुत ही खास सहेली का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मरते समय इसकी जिम्मेदारी वो मुझे सौंप गई है। अभिषेक अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी ने पूछा, और इसके पिता? मधु ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने मधु से कहा, पर बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार निखिल की राय ले लेती तो अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज हुआ तो? मधु ने कहा, क्यों माँ जी, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती? निखिल से अभी इस बारे में बात करना मैंने जरूरी ना समझा। उनके वापस आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। मधु ने बात जारी रखी, अगर आपको और पिताजी को अभिषेक को यहाँ रखने से कोई ऐतराज हो तो कह दीजिए। माँ जी ने मधु से कहा, कैसी बात कर रही है बेटा, हमें पता है कि तू कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। मधु ने अभिषेक का दाखिला रिया के स्कूल में ही करवा दिया था। अभिषेक के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और पिताजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। पिताजी की भी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन इस सब के बीच में मधु की खामोशी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ निखिल के वापस आने का इंतज़ार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। रिया और अभिषेक युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों बाद निखिल आज घर वापस लौट रहा था। माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना था। रिया भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन मधु के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिता के इंतजार में बैठी रिया दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागने ही वाली थी कि मधु ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम और अभिषेक बाहर मत आना। मधु के इस बर्ताव से माँ और पिताजी को आने वाले किसी तूफान की आशंका हो रही थी। मधु ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने निखिल को खड़ा देख उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। निखिल ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे मधु ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। मधु दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। निखिल अपना सामान लेकर अंदर आया तो माँ और पिताजी उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ पिताजी से मिलने के बाद निखिल ने मधु से पूछा, रिया कहीं नज़र नहीं आ रही? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई वह? मधु ने कहा, वह अपने कमरे में है। निखिल रिया से मिलने के लिए उस कमरे की ओर बढ़ा ही था कि मधु ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निखिल ने कहा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से रोक रही हो? मधु ने कहा, आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात ज़रूरी नहीं थी, इसलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने मधु को चिल्लाते हुए कहा, बहू,
इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, यह क्या तरीका है उससे बात करने का? मधु ने कहा, फिर आप ही पूछिए अपने बेटे से, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें अपने ऑफिस में सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा? कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी। पिताजी आप पूछिए, शायद आपको सच बता दे आपका आदर्श बेटा। मधु ने आज सारी मर्यादा को किनारे कर दिया था। उसने माँ पिताजी से कहा, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है अनीता। मधु ने माँ जी से कहा, उस दिन जो फ़ोन आया था और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह अनीता का ही फ़ोन था। अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वह, और अपने बेटे की फ़िक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फ़ोन करके बुलाने के लिए। मरने के पहले उसने निखिल और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफ़ी मांगी, और उसी ने मुझे बताया कि कैसे निखिल ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था। मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि अभिषेक को उसके पिता का नाम और साथ मिल जाए। अभिषेक मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, वह निखिल और अनीता के रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, अभिषेक को पहली बार देखकर आपने क्या कहा था? अभिषेक को देखकर आपको निखिल का बचपन याद आ गया। आपके वे शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। पिछले 7 वर्षों से जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है। मैं खुद जलती रही, पर आपके और पिताजी की नज़रों में मैंने निखिल को गिरने नहीं दिया। रिया के लिए उसके पिता का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और पिताजी यह सब सुनकर मधु के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। निखिल एक अपराधी की तरह निशब्द होकर मधु के सामने बेबस खड़ा था। मधु, रिया और अभिषेक को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा रही थी, और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने यह तो समझाया था कि जीवन संगिनी का सफ़र बहुत कठिन होता है, पर यह बताना भूल गई थी कि इस सफ़र में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, ढेरों ऐसी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।